स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र महंगे। आप महंगे कॉमर्स सेंटर कोटकपुरा से आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वीडियो नंबर 3 जो है आज वॉच कर रहे हो। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कंसेप्ट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड अपना इन्वेस्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टॉक एंड फ्लोज के विषय में। तो स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टॉक क्या है? स्टॉक इज अ क्वांटिटी measured a particular point of time। स्टॉक एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो क्वांटिटी मेजर की जाती है उसको हम स्टॉक कहते हैं। लाइक दैट आपका बैंक बैलेंस 1 अप्रैल 2019 को 50,000 बैंक बैलेंस था, तो ये आपका एक स्टॉक है। तो जो आपका बैंक बैलेंस एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से जो है डिसाइड किया जाता है तो आपका स्टॉक होता है। तो मान लीजिए कि आपके वाटर टैंक में आज 200 लीटर वाटर है तो वो उसका एक स्टॉक होता है। तो उसके बाद आता है फ्लो। तो इसमें कुछ और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ स्टॉक में, जैसे डिस्टेंस बिटवीन कोटकपुरा टू फरीदकोट। जैसे कोटकपुरा से फरीदकोट की जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। बैंक डिपॉजिट है, वाटर इन द टैंक है, और आपकी इंडिया की अगर पॉपुलेशन के बाद आज की करें तो नियरली 130 करोड़ है, जो आपका एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इसको काउंट कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, वो आपका स्टॉक होता है। और उसके बाद आता फ्लो। फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक, इसमें ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिसको स्पेसिफिक पीरियड टाइम में हम जो है मेजर करते हैं उसको हम फ्लो कहते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्पीड ऑफ कार गोइंग फ्रॉम कोटकपुरा टू फरीदकोट। कोटकपुरा से फरीदकोट जो कार आपकी स्पीड से चल रही है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, या उसके ऊपर हम कैसे मेजर नहीं कर सकते, तो एस्टिमेट होता है। तो उसको हम इसमें लेके चलते हैं, फ्लो में लेके चलते हैं। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम योर टैंक, तो आपके वाटर में जो टैंक था उसमें 200 लीटर पानी था, लेकिन जब उसमें हमने होल कर दिया तो उसमें से पानी निकलने लगा। अब उसमें कितना पानी हम ये मेजर नहीं कर सकते, तो उसको हम जो है फ्लो में लेके चलते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्पीड ऑफ कार गोइंग फ्रॉम कोटकपुरा टू फरीदकोट, लीकेज ऑफ द वाटर टैंक, और भी आपकी बुक्स में एग्जांपल ले रखी है, वहां से आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो हर कंट्री ने अपनी इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारी इकोनॉमी को हमने 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड है प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर, एंड फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। लेकिन आपके सिलेबस में ओनली 2 सेक्टर मॉडल है, तो हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हम हाउस होल्ड सेक्टर लेके चलेंगे और प्रोड्यूसर सेक्टर लेके चलेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसको हम हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। जैसे कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आपको ज़रूरत है +2 पढ़ने की, तो आप जो मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो आप हाउस होल्ड सेक्टर में आते हो। जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है उसको हम प्रोड्यूसर सेक्टर कहते हैं। लाइक दैट मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है, एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, किस सेक्टर में आएंगे? प्रोड्यूसर सेक्टर में आते हैं। थर्ड आता है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या चीज़ है? गवर्नमेंट भी अपने जो जरूरत के अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी करती है। तो जब हम गवर्नमेंट की हेल्प लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज पर वो टैक्सेस लगाती है, सब्सिडीज देती हैं, तो उसको जब हम लेकर चलते हैं तो वो किस में आ जाता है? गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। हम इन तीनों सेक्टर्स को छोड़कर जब अदर कंट्री के साथ हम ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पर लेवल पर चले जाते हैं, तो वो हमारा किस सेक्टर में आता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो दीज आर द 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। लेकिन हम 2 ही सेक्टर जो है ये हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है हमारा इंटरसेक्टोरियल फ्लोज। इंटरसेक्टोरियल फ्लोज का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेक्टर। ये सभी सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड जो सेक्टर है, ये हाउस होल्ड सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है?
प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रोड्यूसर सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर को काम करने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाना पड़ता है। ये उसके पास अपनी सर्विस देता है और उसके बदले में ये उसको पेमेंट देता है। जब इसके पास पेमेंट आती है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करता है और फिर इसके पास इनकम आ जाती है तो फिर ये उनको उसके बदले में कुछ ना कुछ गुड्स देता है। तो इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट भी जो है सब्सिडी देती है, टैक्सेस लगाती है, तो वो भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करती हैं। रोड्स बनाने के लिए उसको मटेरियल चाहिए, कैनाल बनाने के लिए उसको मटेरियल चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी करती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की। और नेक्स्ट आ जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। जब अदर हम मतलब कंट्रीज को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री अपने रेजिडेंट्स की सभी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, वो भी अदर कंट्रीज पर डिपेंड करती है। तो ये था हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हमने इंटरसेक्टोरियल, ये सभी सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेक्टर। तो ये सेक्टर इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पर और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंड करता है, इसलिए हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लोज। तो इसमें उसके बाद आता है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो। तो रियल फ्लो क्या होता है और मॉनेटरी फ्लो क्या होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में पुट किए जा सकते हैं। रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो रेफर्स फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेक्टर्स। जब हम सेक्टर्स के बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रियल फ्लो कहते हैं। लेकिन अगर इन सभी सेक्टर्स के बिटवीन, डिफरेंट सेक्टर्स के बिटवीन ओनली मनी की ट्रांसफर होती है तो उसको हम मनी फ्लो कहते हैं, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन सेक्टर्स। और जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है तो उसको हम कहते हैं रियल फ्लो। एंड मनी फ्लो रेफर्स फ्लो ऑफ मनी बिटवीन सेक्टर्स, सेक्टर्स के बिटवीन जब मनी का होता है। तो ये तीन एक्टिविटीज है हमारी, मेजर एक्टिविटीज चलती है। फर्स्ट चलती है प्रोडक्शन, दूसरा जनरेशन ऑफ इनकम, थर्ड जो है एक्सपेंडिचर। तो पहले क्या होता है, हम जो है प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन को जब सेल करते हैं तो हमारी जनरेशन ऑफ इनकम होती है, जो इनकम कर ली वो हम गुड्स एंड सर्विसेज पर फिर खर्च करते हैं। तो ये एक ऐसा सर्कल चलता रहता है जिसका नेवर एंड होता है। तो इंटरसेक्टोरल फ्लो से चलता रहता है। लेकिन हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो हमारी एक नीड कंप्लीट होने के बाद दूसरी जो है नीड स्टार्ट हो जाती है, दूसरी के बाद तीसरी। तो हमारी जो नीड्स हैं ये अनलिमिटेड है, सोर्सेज जो है लिमिटेड हैं, इनको पूरा करने के लिए जो सोर्सेज हैं लिमिटेड है, लेकिन इनका नेवर एंड होता है, ये कभी भी जो है कंप्लीट नहीं होती, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चलती है, तो इनका कभी भी एंड नहीं होता। तो इसलिए हम कभी खर्च करते हैं और फिर हमारी इनकम होती है तो खर्च करते रहते हैं। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है। तो इसमें हमने दो पॉइंट लिए हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को एफओपीज देता है। एफओपीज मीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सोर्सेस। तो जिसमें वो क्या करता है? वेजेस का काम करता है, अपनी लेबर का काम करता है, तो मजदूरी का काम करता है उसको, उसके बाद में ये क्या करता है? फैक्टर पेमेंट्स करता है, उसको सैलरी देता है। ये उनके पास हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर के पास काम करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर काम करने के बाद इनको पेमेंट देता है। तो ये फैक्टर पेमेंट होती है। उसके बाद जब इनके पास पेमेंट आ जाती है, इनके पास पैसा आ जाता है, तो ये क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करते हैं। और जब ये पैसा फिर प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं, उसके बदले में ये गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। लाइक दैट मैं अपने एग्जांपल बताता हूँ कि मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, सपोज कर ली उसी स्कूल में मैं सर्विसेज करता हूँ। जब मैं वहाँ जाके टीच करता हूँ तो मुझे आफ्टर 1 मंथ सैलरी मिलती है। तो वो मैंने पहले प्रोड्यूसर सेक्टर में जाके क्या किया, स्कूल में जाके क्या किया? अपना काम किया, मैंने बच्चों को टीच किया, उसके बदले में उन्होंने मुझे सैलरी दी। तो मैंने सैलरी के बदले में बच्चे की ट्यूशन की फीस भर दी और उसमें मेरे बच्चे को पढ़ा दिया। तो ऐसे ये सेक्टर एक दूसरे के ऊपर चलते रहते हैं, तो इनको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का नाम देते हैं। सॉरी बेटे। तो इस प्रकार ये 2 सेक्टर मॉडल हैं।
तो टू सेक्टर मॉडल सिंपल टू सेक्टर मॉडल भी होता है और विद फाइनेंशियल सेक्टर भी होता है। अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो ये सिंपल टू सेक्टर मॉडल है। अगर इसको हम फाइनेंशियल सेक्टर के में साथ में ऐड कर दें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये क्या करता है, हाउस होल्ड अपने सेविंग उसको देता है, जो सेविंग्स होती है फाइनेंशियल सेक्टर को देता है, और सिमिलरली प्रोड्यूसर सेक्टर भी अपनी सेविंग्स इसको देता है, और जरूरत पड़ने पर ये फाइनेंशियल सेक्टर से बोरो भी करता है, बोरिंग करता है, और ये भी जरूरत पड़ने पर इससे बोरो करता है। तो जो इनके पास सरप्लस होता है वो सेविंग के रूप में इनसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कर देता है, जरूरत पड़ने पर उनसे बारो करता है। सिमिलरली प्रोड्यूसर सेक्टर सेविंग भी करता है और बारो भी करता है। तो ये जब हम इसको साथ में ले लेते हैं तो फाइनेंशियल जो टू सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर बन जाता है। अगर थर्ड जो मैंने आपके सिलेबस में ओनली 2 है, लेकिन जो आर्ट्स के बच्चे हैं या पंजाब बोर्ड के बच्चे हैं तो उनको ये 4 सेक्टर मॉडल ही है। तो गवर्नमेंट सेक्टर, तो हम इसके ऊपर एक गवर्नमेंट सेक्टर लगा देते हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर ये क्या करते हैं गवर्नमेंट के लिए, और ये गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनको क्या करती है, ये हाउस होल्ड सेक्टर उनको टैक्स देता है और ये उसको ट्रांसफर पेमेंट्स देती है, ट्रांसफर पेमेंट्स देती है, और गुड्स एंड सर्विसेज भी देती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज भी देती हैं। सिमिलरली प्रोड्यूसर सेक्टर इसको टैक्स भी भरता है और उसके बदले में ये उसको सब्सिडीज देती है। जब हमने थर्ड सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया तो ये 3 सेक्टर मॉडल बन जाता है। अगर हम फोर्थ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर लेते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर अपना प्रोडक्ट बाहर भेजता है और उसके बदले में उनसे इनकम लेता है। सिमिलरली प्रोड्यूसर सेक्टर इनके साथ मिलकर काम करता है, इनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है। तो ये जब इसके साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को हम इन्वॉल्व करते हैं और उनसे इनकम होती है तो ये हमारा 4 सेक्टर मॉडल बन जाता है। तो ये गवर्नमेंट भी इनके पास जो है सेविंग का काम भी कर सकती है और बोरो भी कर सकती है। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनके पास सेविंग का काम कर सकता है और बोरो भी कर सकता है। तो ये हमारा 4 सेक्टर मॉडल हो जाता है। इसके बाद आती है हमारी अजम्पशन। तो अजम्पशन में हम मान के चलते हैं, क्योंकि जो सीबीएसई वाले हैं उनको सिर्फ ओनली 2 सेक्टर मॉडल था जो मैंने पहले बनाया था। अजम्पशन में ये 2 सेक्टर मॉडल है जिसमें एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। दूसरा आ गया नो हाउस होल्ड सेविंग। हम ये मान के चलेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो सेविंग का काम नहीं करता, वो आगे इन्वेस्ट ही करता है जिससे लोग प्रोड्यूसर सेक्टर पर खर्च करता है। थर्ड आता है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इसमें क्लोज इकोनॉमी जो है पाई जाती है, क्योंकि देयर आर ओनली 2 सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, जो अपनी कंट्री की बाउंड्री लाइंस के अंदर ही वर्क करती है, बाहर जाकर नहीं काम करती, इंटरनेशनल ट्रेड पर काम नहीं करती, क्लोज इकोनॉमी है। नो गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं लिया जाता, ओनली 2 सेक्टर ही होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ये दीज आर द assumptions ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके बाद आता है हमारा सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है नेशनल इनकम एस्टिमेशन। तो हम नेशनल इस के अनुसार जो हमारा 2 सेक्टर मॉडल है या डिफरेंट सेक्टर मॉडल है, इनके द्वारा हम अपनी नेशनल इनकम को अलग अलग सेक्टर्स में मेजर कर सकते हैं। तो उसके विषय में हमें पूरी नॉलेज मिलती है। सेकंड पॉइंट आता है इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। तो ये भी हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन सा सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और उनकी इंटरडिपेंडेंस के विषय में पता चलता है। तो ये था सिग्निफिकेंट। और एक छोटा सा क्वेश्चन और आपको कभी कभी आ जाता है, लीकेज एंड इंजंक्शन। तो लीकेज क्या होती है, लीकेज का अभिप्राय जो पावर्स जो होती हैं वो हमारी इकोनॉमी को वीक कर देती हैं, तो उसको हम लीकेज कहते हैं। जैसे सेविंग, टैक्स पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, ये हमारी पूरी इकोनॉमी को जो है वीक करती हैं। अगर उसको अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना है, स्ट्रेंथ देनी है, पावर देनी है, तो उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। जो वीक करती है उसको लीकेज कहते हैं, और जो पावर देती है
स्ट्रेंथ देती है उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। तो इंजेक्शन में इन्वेस्टमेंट होता है, सब्सिडीज होती है, टैक्सेस होती है। तो जो हम माल एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले में हमें जो सीड्स मिलती हैं तो वो हमारी इकोनॉमी को मजबूत करती है, तो उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। तो लीकेज का जो हमारी इकोनॉमी को लीक करती है, जैसे सेविंग, टैक्स पेमेंट, इम्पोर्ट्स। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। तो मैंने पूरी 3 वीडियोस में आपको ये चैप्टर जो है डाल दिया है और आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहले मेरी दोनों वीडियोस वॉच करनी पड़ेगी और आई होप सबको समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट है। अगर मेरे वीडियोस अच्छी लगे बेटा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए बेटा। ओके बाय बेटे, थैंक यू।